ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं आपकी सेवा में मैं वीरेंद्र पाल सिंह और मैं हूं कुसुम। और कुसुम बहन, आज खास दिन है। इंडियन पोटास लिमिटेड का प्रायोजित कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं के सम्मुख रख रहे हैं और कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला। इसका आज का विषय है गन्ना फसल में समसामयिक कार्य। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे विशेषज्ञ हैं आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आप कृषि वैज्ञानिक व प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र बागपत के उत्तर प्रदेश से, और आपसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। किसान भाइयों नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र बागपत में। और डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम चल रहा है इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा प्रायोजित गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य। जी। क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय किसान भाई अपनी गन्ने की फसल की जो बढ़वार देख रहे हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है। और जहां बरसात आती है तो कुछ तो बढ़वार किसान भाइयों की अभी हो चुकी है, और कुछ एकदम जहां बरसात होती है गन्ना बांस की तरह बढ़ता है। जी जी जी। और हमें लगता है कि डॉक्टर साहब ये बांस के कुल का ही है जी, क्योंकि गन्ना एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जी। और इसका हमारे देश के विकास में, जी, किसान भाइयों के आर्थिक उत्थान में जी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जी। लेकिन बहुत से किसान गन्ने की ही फसल करते हैं और बहुत से किसान कहते हैं कि हम क्यों करें। जी। तो डॉक्टर साहब इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि बहुत सारे किसान भाई गन्ने की फसल को बहुत अच्छा मानते हैं। और मैं जहां तक बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल यूपी या उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर गन्ने की फसल को एक विशेष अहमियत दी जाती है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका संपूर्ण भाग किसान अपने प्रयोग में लेता है, चाहे वो गन्ना हो चाहे उसका हरा गोला हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर चाहे हरियाणा पंजाब को भी मैं इसको मैं सम्मिलित करता हूँ। यहाँ पर जो हरा भाग है जिसको हम अगोले के रूप में देखते हैं वो पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो हमारा गन्ना है वो मील में सप्लाई होकर कैश क्रॉप के रूप में उसको सहायता करता है। तो ये इस प्रकार जो हमारा गन्ना है वो संपूर्ण किसान की जो आर्थिक मदद है उसमें सहयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक सहायक उसका व्यवसाय है, एक सहायक धंधा है। और बगैर पशुओं के कृषि संभव नहीं है और बगैर कृषि के पशुपालन संभव नहीं है। तो जो हमारा समय है यहाँ पर हरे अगोले का, वो अक्टूबर से जब से हमारी शुगर फैक्ट्री प्रारंभ होती है तब से लेके और अप्रैल तक लगभग 6 महीने तक पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ के जो किसान को मैं मानता हूँ कि गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल, क्योंकि उसके सभी प्रकार के पशुपालन हो या दैनिक कार्य हो उन सब में सहयोग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसका संपूर्ण भाग इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी एक और बात इसके साथ में जुड़ी हुई है कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें रिस्क की परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे धान है, धान में एक ऐसी भी बीमारी आ सकती है, नेक ब्लास्ट है,
कि जिसमें पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है। फसल आपकी तैयार है, दाना बनने को तैयार है, लेकिन यदि उसमें बीमारी आ जाती है तो संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको विशेष वरदान प्राप्त है कि यदि उसकी फसल बड़ी हो जाती है और वहां पर कोई भयंकर उसमें समस्या भी आती है, किसी कारण से कोई अन्य समस्या आती है जैसे आग लग जाना, तब भी गन्ना अपना उत्पादन का कुछ भाग अवश्य रूप से दे के जाता है। तो इसलिए कहीं पर भी ऐसी संभावना नहीं है कि उसको किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। गन्ना हमारे वेस्टर्न यूपी की, हरियाणा की, पंजाब की एक ऐसी फसल इसलिए भी है क्योंकि मार्केट भी इंश्योर्ड है। उसको पता है कि तुम्हारा गन्ना 370-375 रुपए क्विंटल जाना ही जाना है, और इस दृष्टिकोण से उसको अपने केवल उत्पादन को बढ़ाना है। तो उस उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वो मार्केट का रिस्क नहीं है, मार्केट उसको ढूंढनी नहीं है, मार्केट उसको कहीं पर लेके नहीं जाना है। एक पर्टिकुलर सेंटर उसको मिले हुए रहते हैं, एक पर्टिकुलर शुगर इंडस्ट्री, तो वो उसको बेचने में, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो मार्केटिंग में उतना सशक्त नहीं है, मार्केटिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। उत्पादन तो कर लेता है लेकिन तराजू नहीं उठा पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है। तो इसलिए वो गन्ना उसके लिए सबसे सर्वोत्तम फसल है कि उसको पता है मार्केट मेरी पक्की है कि मुझे यहाँ इतने रुपए कुंटल में इतना मेरा गन्ना जाएगा, बस मेरा कंसंट्रेशन उस पर यह होना है कि मेरा उत्पादन अधिकतम मुझे प्राप्त हो। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा है। और गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसकी कटाई धीरे धीरे होती रहती है। जी बिल्कुल। और जिससे जो पशुओं का चारा गोला है वो धीरे धीरे पशुओं को मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि गन्ना अगर किसी भी कारण से आपका मिल में नहीं गया जी, तो उसको लेने के लिए मिल से ज्यादा पैसे पे दूसरे लोग तैयार बैठे हैं, क्लेसर वाले। जी जी जी, अन्य विकल्प उसके पास है, क्लेसर है, कोलू है, उसके पास ऐसे विकल्प हैं कि वो कहीं पर भी उसको रिस्क नहीं है कि उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। भले ही उसका पेमेंट में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, एक समय ये होता है कि उसको मिल से भी ज्यादा अच्छा रेट मिलता है, एक समय थोड़ा सा मिल से हल्का फुल्का कम भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट इंश्योर्ड है कि उसको पता है कि तुम्हारा गन्ना 100% बिकेगा। जितना स्वस्थ, अच्छा, लंबा स्वस्थ गन्ना होगा उतने ही रेट उसको दूसरे, यदि मील के अलावा भी हम बात करें दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो उतना ही अच्छा प्राइस उसको मिलता है। इसके साथ साथ उसमें प्रजातियों का भी रोल आ जाता है कि कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो मील से भी ज्यादा रेट पर जो हमारे कोलू, क्रेसर या छोटे उद्योग है वो खरीदते हैं उसको। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं गन्ना हमारे यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, जैसे इस समय हमारा जो आज का विषय है कि गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य जी, तो इस समय वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं कि किसान भाई गन्ने की फसल में इस समय क्या कुछ कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने समसामयिक जो शब्द जोड़ा है जी, इसमें हम सभी बिंदु जो वर्तमान समय में हम गन्ने की फसल में समस्याएं झेल रहे हैं या समस्याएं उसमें आ रही हैं और या समस्याएं नहीं हैं, हम उसका कैसे अच्छे से प्रबंधन करें, ये सभी बिंदु हम इसमें कवर करते हैं। और सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु इस समय जो काफी पिछले 1 महीने से जो हीट वेव चली हुई थी, जो तापमान बढ़ा हुआ था, जिस कारण से हमारे गन्ने की जो ऊपरी पत्ती सूखी हुई है जी, जिसका प्रभाव किसान, मुझे ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक किसान ने इस हाई टेम्परेचर को महसूस किया है। उन्होंने अपने खेतों में, जैसे जो हमारे यहाँ पर मुख्य वैरायटी को 0238 वैरायटी है, इस वैरायटी की जो हाई टेम्परेचर हो जाने के कारण, अधिक तापमान हो जाने के कारण ऊपर की पत्तियां वे सूखना प्रारंभ हो जाती हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उधर से ऊपर से हल्का सूखा उत्पन्न उसमें नजर आना शुरू होता है। इस प्रकार की समस्याएं पिछले 1 महीने से किसान भाई हमारे झेल रहे थे, जिसके लिए मेरे पास निरंतर फोन कॉल भी आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब गर्मी भी तो इतनी ज्यादा थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गन्ना क्या है कि अन्य फसलें जो कई तो बिल्कुल झुलस गई जी, गर्मी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी जो हमारी ये प्रजाति थी, बल्कि स्पेशली 0238, ये 35, 36, 38 डिग्री तक इसमें इस प्रकार के लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 38 से ऊपर जाने के बाद 40, 42, 43, 44, 45 डिग्री पर तापमान पहुंचता है तो इस प्रकार के लक्षण इस फसल में दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। और मैंने लगातार किसान भाइयों को सुझाव दिए हैं कि आप इस समस्या से बिल्कुल डरे नहीं, और ये किसी भी प्रकार की कोई कीट के और बीमारियों के कारण कोई समस्या नहीं है, ये केवल तापमान के कारण है। और इसका जो प्रबंधन है वो हमें सावधानी पूर्वक, बगैर किसी केमिकल के हमें इसको करना है, बगैर किसी दवाई के
हमको इसको प्रबंधन करना है, ना कोई इंसेक्टिसाइड लगाना है, ना कोई फंजीसाइड लगाना है, फिर प्रबंधन कैसे करें? डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी नहीं है? बीमारी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नहीं कोई कीट है, ना ही कोई कीट है, ये वातावरणीय प्रभाव है। और इसके लिए मैं लगातार किसान भाइयों से आग्रह करता रहा हूं कि आप अपने खेतों में हल्की नमी बनाए रखें। और हल्की नमी का मतलब है 2-3 बातें उस हल्की नमी में भी महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि हमेशा प्रयास करें कि आप यदि संभव हो तो सिंचाई दोपहर के बाद करें, ताकि रात्रि में वो जो हमने सिंचाई की है, जो सिंचाई का जल है, वो जमीन के मृदा कणों के अंदर पहुंच जाए, जिससे ऊपरी सरफेस पर वहां अगले दिन दोपहर में पानी न रहे। जो अधिक तापमान होने के कारण वहां पर पानी गर्म होगा तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे गन्ने पर आ सकता है। तो यदि हम सिंचाई का प्रयास करें दोपहर बाद करने का, और वहां पर इसके साथ साथ हल्की सिंचाई, जो यदि आपका खेत 15 दिन में सिंचाई मांगता है और आप उसमें अच्छी सिंचाई करते हैं तो और वो 15 दिन में सिंचाई की उसमें आवश्यकता पड़ती है, तो प्रयास करें 15 दिन के बजाय आप उसमें 10 दिन में सिंचाई करें, लेकिन हल्की सिंचाई करें, ताकि आपका खेत 10 दिन बाद ही सिंचाई मांगना शुरू कर दे। ऐसे में क्या होता है, जब हम हल्की सिंचाई जल्दी करते हैं तो ऐसा करने से पौधे में तापमान को सहन करने की क्षमताएं बढ़ जाती है। प्लस इसके साथ साथ हल्की सिंचाई दोपहर बाद, और उसमें यूरिया का इस्तेमाल करें। हल्की टॉप ड्रेसिंग 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से आप हल्की टॉप ड्रेसिंग, या एकड़ में बात करूं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हल्की टॉप ड्रेसिंग आप शाम के समय, और प्रयास यही करना है कि हमें पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद उसमें यूरिया लगाना है। यानी कहने का मतलब है उसको पानी देने के साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी दे, ताकि पौधे में वाटर अपटेक कैपेसिटी, पौधे में जल धारण करने की क्षमताएं बढ़े, जमीन से अपटेक कैपेसिटी बढ़े। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपसे जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं सत्येंद्र नागर बोल रहा हूँ, मिलक लच्छी गांव से। जी नागर जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। और मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आजकल जो नई वैरायटी आई है गन्ने की, जी, उनमें दवाइयों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, तो जो हमारे गन्ना विकास केंद्र हैं, जी, वो ऐसी वैरायटी क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं कि जिसमें दवाइयों का प्रयोग कम हो, उसके आगे चल के साइड इफेक्ट भी कम होंगे? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव है नागर जी, क्योंकि ये आवश्यकता भी है कि हमें ऐसी प्रजातियों का विकास करना चाहिए जिसमें कीड़े बीमारियां कम से कम लगे। लेकिन एक छोटा सा समस्या और आती है इसके साथ में, कि जब हम अपनी प्रजाति में चीनी की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो चीनी की मात्रा बढ़ाने के साथ में पौधे में सॉफ्टनेस भी उसके साथ में आती है, थोड़ा जो उसका मुलायमपन उसके साथ में आता है। क्योंकि जो इसका बेसिक जेनेटिकली हम पीछे इसका इतिहास देखें तो इसका एक पेरेंट्स हमारा कांस भी है जी, जो हार्डनेस के मामले में, जिसमें कोई कीट बीमारियों का प्रकोप ही नहीं होता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा बेहद कम होती है, ना के बराबर होती है। तो वो केवल हार्डनेस के लिए है। आपका सुझाव है, बिल्कुल मान्य है, और हम प्रयास भी यही कर रहे हैं। एज ए बिल्डर आपकी बात से एग्री करता हूं कि भाई बिल्कुल हमें ऐसी प्रजातियों का विकास करना चाहिए जिसमें कम से कम लगे। और ये प्रजातियां पहले की तुलना में अब उतनी मजबूत भी आ रही हैं। जैसे मैं आज के समय में बात करूं, हमारी 0238 वैरायटी रेड रोट के प्रति ससेप्टेबल हो चुकी है। कुछ स्थानों पर उसके प्रभाव खूब स्पष्ट नजर आने शुरू हो गए हैं। इसीलिए उसके प्रति जो अन्य वैरायटियां हैं, जैसे को 15023, को 713-235, को लक 14201, को 717-231, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें रेड रोट का प्रकोप कम से कम होता है, तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है, ना के बराबर मान सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि जब हम किसी भी किस्म को बहुत ज्यादा दिनों तक कई बार लगाते हैं तो उसमें कीट और बीमारियों की समस्या ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से भी सहमत हूं, क्योंकि हमने एक पहले तो हम मोनोकल्चर हमने किया है, एक ही फसल को बार बार गन्ने में गन्ना, प्लस उसके साथ साथ हमने एक ही किस्म उसका इतना बड़ा क्षेत्रफल हमने कर दिया कि मुझे लगता है लगभग 90% क्षेत्रफल पर एक ही वैरायटी को हमने ग्रो कर दिया था। 0238 को यदि हम इसमें वैराइटल डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो निश्चित तौर से हम जब प्रजातीय विविधीकरण रखेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं, कीट और बीमारियों की स्वतः ही कुछ कम होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है कि कीट और बीमारियां कम से कम आएगी। जी सत्येंद्र नागर जी, आपके सवाल का
जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने में जो सिंचाई और पत्ती जो पीली पड़ती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो पत्तियां ऊपर से सूख रही है। जी, तो उसी में मैं बता रहा था कि हमें पत्तियां ऊपर से तापमान के कारण सूख रही हैं, तो हम पहले उसमें पानी लगाएं, उसके बाद हल्की टॉप ड्रेसिंग यूरिया की भी दें। लेकिन सावधानी यही बरतनी है, कभी भी यूरिया पहले नहीं लगाना है। उसका मैं लॉजिक बताता हूं, क्योंकि यदि हम पहले उसमें यूरिया लगा देते हैं और टेम्परेचर अधिक है और किसी परिस्थितिवश यदि उसमें अगले 4-5 घंटे तक या 10 घंटे तक, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आज शाम को आपने यूरिया लगाया और अगले दिन दोपहर का समय उसके ऊपर से 11 बजे से 4 बजे तक का पीरियड गन्ने की फसल से वहां पे गुजरता है, तो निश्चित तौर पर वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट न देने के बजाय निगेटिव इफेक्ट देगा। वो उस पर नकारात्मक प्रभाव कुछ न कुछ छोड़ेगा, जो हमारी फसल के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और इस समय ये ऐसा है कि बहुत से हमारे किसान भाई जैसे समसामयिक कार्यों की हम बात करते हैं तो मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो मिट्टी चढ़ाने का क्या सही तरीका है, क्या सावधानी बरतें? बहुत बढ़िया, ये वास्तविक समय है मिट्टी चढ़ाने का। और मैं मिट्टी चढ़ाने का वास्तविक समय इससे भी एक अतिरिक्त समय मानता हूं। हम अब तक किताबों में पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमें मई में या जून के महीने में हमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए, ताकि जुलाई में जब बरसात आएगी उस समय हमारे खेत वहां पर सारे हमने कल्चर ऑपरेशन पूरे कर लिए हैं और हमने मिट्टी उसमें चढ़ा दी। आराम से बैठेंगे, आराम से फिर अन्य कार्य में लगेंगे मिट्टी चढ़ाने के। हम उसे, मेरा मानना दूसरे प्रकार का है। मेरा मानना यह है कि हमें मिट्टी समय के अनुसार नहीं, हमें मिट्टी अपने पौधों की दशा के अनुसार चढ़ानी चाहिए। उसका लॉजिक है। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर गनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। जी ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, मुझे पूछना था मलिक साहब से। जी हमने एक गन्ने का खेत बो रखा है जी, और इसमें जो पेड़ी है जी, जो गन्ने कट गए हैं, इसमें एक जैसे या तो गर्मी की वजह से या कुछ झुलसा का रोग नजर आ रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, झुलसा का जो रोग है, इसमें जो हमारा हम खेत को बाहरी रूप से देख रहे हैं, उसमें ऊपर से सफेद रंग की पत्तियां, सूखी हुई पत्तियां नजर आ रही है। जी, बिल्कुल वही है। हाँ, ये बेसिकली ये वैरायटी जो आपकी बार तापमान पहुंचा है, पहले इस प्रकार का कई सालों में एक आध बार या 1-2 प्लॉट में देखने को हमें मिलता था। लेकिन इस साल क्योंकि तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, कई बार 41, 42, 44, 45 तक भी टच किया है कभी कभी। जी हाँ, बिल्कुल। इतने तापमान होने के कारण ये जो वैरायटी है ये थोड़ी सी तापमान सेंसिटिव है। अधिक तापमान होने के कारण और लो टेम्परेचर पर भी जाती है। जब तापमान 3-4 डिग्री से नीचे जाता है तब भी इस वैरायटी में वहां पर कोल्ड ब्लाइंडनेस आती है वहां पे। लेकिन इस समय जो तापमान अधिक गया है उसके कारण इस पे ऊपर की पत्तियां सूखी है। इससे आप बिल्कुल निश्चित रहें, इसमें किसी भी प्रकार के आपके गन्ने को कोई नुकसान नहीं होगा। बस एक सावधानी आप बरतें, इसमें हल्की सिंचाई लगातार करते रहें और एक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पानी लगाने के अगले दिन, जैसे आज आपने पानी लगाया, अगले दिन आप उस खेत में घुसना यदि संभव हो, आपके पैर उसमें रखे जाने संभव हो, सूखे में ना हो, तर नमी सी उसमें खेत में उपलब्ध हो, तो उस समय लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ की दर से यूरिया की हल्की टॉप ड्रेसिंग करा दे, ताकि जो गोब से अंदर से नई पत्तियां निकल के आए वो बिल्कुल स्वस्थ और साफ पत्तियां निकल के आएगी। जी, ये नैनो यूरिया लगा दें या जो यूरिया वही लगाएं? दोनों प्रकार का यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लें, अन्यथा आप टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो आप साधारण यूरिया 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा या 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से साधारण यूरिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सर से रिक्वेस्ट जी, बीच बीच में एक जो अग्नि सुनवाई देख रहे हो, डॉक्टर साहब से बातचीत तो हो ही रही है जी, किसान भाई थोड़ा उग जाता, थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो इसमें जरूर आपको सुनवाते हैं, आपकी भी फरमाइश पूरी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम गन्ने की बात कर रहे हैं और उसी तरीके से गन्ने के उत्पादन को लेकर के, गन्ने की जो कहते हैं कि उत्पादन के बाद उसका किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, मिल में पहुंचाया जाए, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, चीनी है, एथेनॉल है, जो भी चीजें हैं, तो उसको लेकर के सरकार भी गंभीर है। वो भी इस पे बहुत गंभीर मुद्दे से देख रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से इसका फायदा दिया जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि
किसान की भी आर्थिक वृद्धि हो और देश का भी विकास हो। निश्चित तौर पर गन्ना एक ऐसी फसल है जो सरकार के लिए भी और हमारे कृषकों के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर यदि हम इसके बाय प्रोडक्ट उत्पाद के बारे में इसका विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर पर, और यदि हमारी सरकार पहले से गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, अब वर्तमान में और ज्यादा गंभीर हो रही है, ताकि हम गन्ने के जितना भी उत्पाद है उनको सबको कामयाब बनाए और उसको एक इस प्रकार से लेके चले कि हमारे किसानों को भी उसका उचित मूल्य, गन्ने का और अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके वहां पर मूल्य संवर्धन के बाद। इसी के क्रम में मैं अभी क्योंकि इसको जोड़ते हुए हम जब मूल्य संवर्धन पे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे देखना प्रारंभ करते हैं कि हम उसको प्राकृतिक या जैविक से भी जोड़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट हमें जो कंज्यूम करना है वो गुड़ के रूप में, चाहे शक्कर के रूप में, चाहे खांड के रूप में, चाहे चीनी के रूप में, तो हम थोड़ा सा उस पे जैविक की तरफ चले जाते हैं कि हम जैविक पे भी उसका लेने का हम प्रयास करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। जी, फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? जी, मैं खेड़ा कुर्तान गांव, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी जी, क्या नाम आपका? विजेंद्र कुमार जी। जी विजेंद्र कुमार जी, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता, मिट्टी चढ़ाने से पहले में क्या कुछ खाद दवा पहले जेर दी जाए या बाद में जेरे जी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और शामली पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकता में पिछले 5 सालों से नंबर 1 रहा है। मेरी पिछले 5 साल की सेवा भी वहीं कृषि विज्ञान केंद्र शामली में ही रही है। और अच्छा लगा आपका प्रश्न सुन के भी, और आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज है। मैं इसी पे आ रहा था धीरे धीरे कि हमें मिट्टी चढ़ाने से पूर्व यदि हमारी फसल की बढ़वार अवांछित चाहिए और जितने कल्ले हमारे पास हैं वे सारे के सारे मिलेबल केन में कन्वर्ट हो, बराबर के गन्ने बने, कोई कल्ला ना सूखे, तो उसके लिए एक फाइनल टॉप ड्रेसिंग, एक फाइनल डोज हमें देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम चौड़ी दूरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसलिए निश्चित तौर पर कम से कम 10 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से पोटास और 5 ही किलोग्राम प्रति बीघे की दर से आप यूरिया का इस्तेमाल करके और उस पे अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाद के कल्ले हैं वो भी सारे गन्नों में परिवर्तित होंगे, कोई भी छोटा कल्ला नहीं रहेगा। जी विजेंद्र कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने के जो आर्थिक पहलू को लेकर, आर्थिक पहलू को लेकर कि हम इसको कैसे और ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिसके लिए हमें थोड़ा सा, मैं यही देख रहा था कि हमें अपने परिवेश को भी देखना पड़ेगा कि हम मार्केट में अपने उस प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से प्रस्तुत करें कि जिसका लाभकारी मूल्य किसान को मिले। तो उसके लिए हमें जैविक या प्राकृतिक की तरफ भी थोड़ा सा रुझान लेना पड़ेगा। और उसी क्रम में हमें आज के समय में यदि मैं अपने यहाँ का सिनेरियो देखूं तो चीनी के मुकाबले गुड़ और शक्कर को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कंजप्शन में। और यदि हम गुड़ और शक्कर की बात करें, और इसमें भी गुड़ और शक्कर प्रीफर किया जा रहा है बगैर मसाले का, जिसको हम बगैर केमिकल के तैयार करते हैं, बनाने में बगैर केमिकल के। और उसके साथ साथ हम दूसरी तरफ जाते हैं कि हम उस पे जैविक पे लेके जाते हैं कि हम फसल भी जैविक कर लें, प्राकृतिक कर लें, उसके बाद गुड़ और शक्कर वो भी हम बगैर केमिकल के बनाएं। तो उससे बेस्ट विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। किसान भाई अपने लिए भी इस प्रकार का प्रयास करें और मार्केट के लिए भी इसी प्रकार का प्रयास करें। एक मार्केट, एक ग्रुप समूह बनाएं और जिसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट की कीमत उसको अच्छे से प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, इस समय जैसे हमने बात कर ली पत्तियों के सूखने की, उसमें मिट्टी के चढ़ाने की भी बात कुछ कर ली, लेकिन साथ साथ ये ऐसा समय है कि इस समय अगोला भेदक कीट का भी प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिलता है। किसान भाई इसके लिए भी शिकायत करते हैं कि भाई हमारे खेत में अगोला भेदक का प्रकोप हो गया, कैसे पहचाने, उसका कैसे हम निदान करें? बिल्कुल, वास्तव में ये जो समय है बड़ा क्रिटिकल समय है। मैं किसानों को लगातार इसी के लिए जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि हम जो अगोला भेदक की बात करते हैं, 38 वैरायटी में सबसे महत्वपूर्ण 2 ही समस्याएं हमारे सामने आती है। पहला रेड रोट, दूसरा टॉप बोरर। ये 2 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं 38 के केस में। अब यदि हम अगोला भेदक की बात करते हैं तो हमारे किसानों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। पहले तो इसका जीवन समझना पड़ेगा। ये जो कीट है ये केवल एक नाम या एक पीढ़ी या एक कीट नहीं है कि साल में एक बार नजर आएगा, बस हमें उसका समाधान कर ले तो हमारा समाधान हो गया। नहीं,
इसकी साल में 5 से 6 तक पीढ़ियां आती है। 5 पीढ़ियां इसकी साल में आती है और 5 पीढ़ी समय अंतराल पर आती रहती है। ऐसा नहीं कि वही कीट है, उसको समय अंतराल कैसे कि वो कीट फरवरी में आना प्रारंभ हुआ, पहली पीढ़ी फरवरी मार्च में आई, मतलब पहले तितली थी, पहले से डोरमेंट फेज में गन्ने में, उसमें से तितली बाहर निकली, उसने अंडे दिए, अंडे से सुंडी बनी, सुंडी से फिर प्यूपा बना, प्यूपा से फिर हमारा एडल्ट बना, तो वो एडल्ट बन के वो तितली बनी, फिर उसने अगली पीढ़ी को जन्म दे दिया। तो इस प्रकार साल में 5 बार आती है, फरवरी मार्च, अप्रैल मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक। अब जब बरसात का समय आता है, इस समय तीसरी पीढ़ी का प्रकोप जून और जुलाई, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय गन्ने में जो हमारी पेड़ी है समय से कटी हुई है, उसमें पोरियां बननी प्रारंभ हो जाती है, और जिस गन्ने में पोरियां बन गई है और यदि उसमें टॉप बोरर का प्रकोप हो जाता है तो निश्चित तौर पर गन्ना मरेगा नहीं, लेकिन उत्पादन नहीं देगा। गन्ने की बढ़वार जो वांछित लंबाई वहीं पर रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, वांछित लंबाई हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो पहला जीवन को हमें इसे पहचानना था। अब दूसरा, हमें खेत में कैसे पता लगे कि हमारे खेत में टॉप बोरर लगा है। किसान भाइयों, हम उस चीज को यदि प्रॉपर पहचान नहीं कर पाते हैं तो दूसरे विकल्प पे हमें जाना होगा। यदि हम अपनी बीमारी को स्वयं नहीं पहचान पाते, हमारे क्या समस्या है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमें बताएगा कि क्या समस्याएं हैं। मैं ऐसा ही एक सहायक आपको बताता हूं कि किस प्रकार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी आपसे पूछता है लक्षण पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसी चीज पे हम वहीं पर आते हैं कि हम अपने लक्षण कैसे पहचान ले, अपने खेत के लक्षण। उसके लिए हमें 2 तरफ जाना पड़ेगा। पहला विकल्प उसमें लक्षण पहचानने का है, आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल करें, ताकि आप उसकी जो मोथ है, जो उसके एडल्ट है, जो तितली है, आप उसको जब आप खेतों में लाइट ट्रैप, प्रकाश मतलब किसान की भाषा में मैं बात करूं तो बल्ब, जो लाइट बल्ब होता है, उसी को हम एक डब्बे के अंदर लगा देते हैं, जिसको चारों तरफ से हम ओपन करते हैं उस डब्बे को, और नीचे उसी में ही हम एक टब टाइप जगह छोड़ते हैं, जिसमें हल्का 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया, और उसी में ही हम कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हमने डाल दिया। लाइट प्रकाश सभी कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे ही सूर्यास्त का समय आता है, जैसे ही सूरज ढलता है, छिपता है, उसी समय कीड़े प्रकाश की तरफ, जो बल्ब होता है उसकी तरफ आकर्षित होकर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। और जब वे दौड़ेंगे बल्ब की तरफ तो वहां पर आएंगे, आने के बाद बल्ब पर बैठने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस पर रुक नहीं पाएंगे। नीचे आपका उसमें केमिकल दवाई है, तो उसमें डलेंगे तो वहां पर वे तितलियां आपको मरी हुई मिलेगी। सुबह जब आप खेत में जाके देखोगे, आपने लाइट ट्रैप लगा दिया, सुबह आपने खेत में जाके देखा कि आपके खेत में जब वे तितलियां आनी शुरू हो जाए, आज 1 मिली, कल 3 मिली, परसों 10 मिली, तो इट मीन्स आपके, इसका मतलब है आपके खेतों में टॉप बोरर, जिस प्रकार की तितली, चाहे टॉप बोरर हो, चाहे इंटरनोड बोरर हो, चाहे स्टॉक बोरर हो, चाहे रूट बोरर हो, चाहे व्हाइट गर्भ हो, उसके जब तितली, उसके जब मौत, उसके जब वहां पर वयस्क वहां पर मिलने प्रारंभ हो जाए, तो उसी समय आप पहचानना शुरू करेंगे कि हमारे खेतों में ये इस प्रकार का कीट लगा है। उसी समय है आपको एक स्प्रे करना है, ताकि हम उस समय उस कीट को आगे बढ़ने से रोक सके। ये सबसे क्रिटिकल टाइम है आज के समय में कीड़ों को पहचानना। शुरुआत में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही हम सुंडी को जाके, जब सुंडी की अवस्था आती है तब मारने का प्रयास करें, तब उतना ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध होता है। ज्यादातर केमिकल उस समय उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेकिन इस समय जब वो मौत होता है, जब वो एडल्ट होते हैं, तितली अवस्था में होते हैं, उस समय मारना बड़ा आसान होता है। साधारण केमिकल से हम उसको मार सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा विकल्प है कि आप अपने खेतों में फिरोमोन ट्रैप लगाएं। ऐसी गंध लगाएं जिसमें वहां फिरोमोन ट्रैप आता है, जैसे फनल कीप होता है, उस प्रकार के स्ट्रक्चर लिए, नीचे उसमें पॉलीथीन लगी होती है, जिसमें वो कलेक्शन इकट्ठा होते रहते हैं वहां पे, और उसमें ऊपर एक ल्यूर लगा होता है, एक छोटा टुकड़ा लगा होता है, और उस टुकड़े में वहां पर मादा की स्मेल होती है, जिसपे नर कीट वहां पर आकर्षित होकर आते हैं, और वो वहां पर फाल्स मादा है, क्योंकि मादा है नहीं, वहां पर एक वो ल्यूर का टुकड़ा लगा है, और वो नीचे जब उस पर गिरते हैं, फनल टाइप स्ट्रक्चर है, कीप टाइप स्ट्रक्चर है, तो वो नीचे उस कीप के अंदर चले जाते हैं और उस पॉलीथीन में नीचे वहां कलेक्ट हो जाते हैं। ये भी आप इसको यदि ज्यादा संख्या में लगा देते हैं तो आपके खेत में कीट कंट्रोल का भी काम करेगा, और यदि कम मात्रा में आप लगा पाते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा, एक सुपरवाइजर का काम करेगा, एक मॉनिटर का काम करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें आप प्रयास करें। निश्चित तौर पर आप अपने खेतों में ज्यादा नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा निवेदन है, हम चीजों को पहचानना सीखें, और एक एक मिनिमम से मिनिमम एक जरूर आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप लगाएं, ताकि आप उसकी पहचान करें। उसके बाद हम उसका कंट्रोल करेंगे कि एक निश्चित
समय जब हमारे यहाँ पर हमारे मौत आने शुरू हो गए हैं तो हम उसको कंट्रोल वहां पर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमने मान लीजिए लगा दिए, उसमें आपने जैसे संख्या बताई, 1 आया 2 आया जी, कौन सी ऐसी स्टेज होती है कि जब हम कीटनाशक या उसका प्रयोग कर सकते हैं? बहुत बिल्कुल, जब हम मैं किसान के स्तर पे ही आता हूं, क्योंकि कम से कम संख्या है तो हम किसी भी दवा को रिकमेंड नहीं करते ना। बिल्कुल एक लेवल होता है, उसके बाद हम 3% 5% तक हम उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं कि हम इसको मैकेनिकली उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपके खेत में इन्फेस्टेशन जो वहां पर उसका प्रकोप है वो 5% से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जो संख्या है मैं किसान स्तर पर इसको इसलिए संख्या में काउंट करके बताता हूं ताकि किसान उसकी बढ़ते हुए क्रम में यदि वो बढ़ना शुरू हो गया है, यदि 1 तितली 2 तितली आ रही है, डेली 1 या 2 ही आ रही है, या बीच में कभी आई ही नहीं फिर 1-2 तितली आ रही है, इसका मतलब है आपके खेत में उतना प्रकोप नहीं है, आप उसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये या लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप से भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जब डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ रही है, इट मीन्स आपके खेत में अगली पीढ़ी का आगाज हो गया है। आपके खेत में जब 5, 7, 10, 50, 150 बहुत संख्या में आते हैं, जब उसमें एक बार आपके खेत में यदि अटैक ज्यादा है तो 150 तक की संख्या में एक दिन में आपको मिलेंगे, इस प्रकार के वहां पर कीट का जो रहेंगे। तो इसलिए जब बढ़ते हुए क्रम में रहें तो किसान सजग हो जाए कि इसका मतलब आपके खेत में लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, आपको निश्चित तौर पर केमिकल पे जाना पड़ेगा ताकि हम उस पीढ़ी को वहीं पर रोकने का प्रयास करें। जी डॉक्टर साहब, जब केमिकल की बात आती है तो उसको क्या तरीका है, कितने प्रतिशत डालना है, कौन सा केमिकल? जी बिल्कुल, हम केमिकल की बात पे चलते हैं। पहले तो मैं प्रयास यही करता हूं कि हम बायो एजेंट पे रहें, लेकिन बायो पेस्टिसाइड पे चलें। लेकिन यदि क्योंकि थोड़ा सा समय क्रिटिकल आता है, किसान के पास लेबर की भी समस्या आती है, जैविक नियंत्रण भी है, लेकिन उसमें जो प्रायोरिटी में यदि हम केमिकल की बात करते हैं तो ऐसे केमिकल का हम इस्तेमाल करें जो वेल नोन हो, जो रिकमेंडेड हो। जैसे हम गन्ने के केस में बात करते हैं तो क्लोरेंटानिलीप्रोल जो केमिकल है वो गन्ने में रिकमेंड किया जाता है 150 ml प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रॉपर ड्रेंचिंग करें, फोलियर स्प्रे नहीं, ड्रेंचिंग करें, धार बनाकर पौधे के तने के पास उसको डाला जाए। और निश्चित तौर पर मात्रा में इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं, मतलब जो तने की जड़ के पास जहां पर पौधा खड़ा होता है, मिट्टी से संपर्क में आता है, ऊपर तना निकलता है, नीचे जड़ बनती है, मिट्टी के संपर्क में जहां आता है बिल्कुल तने के पास, वहीं पर उसकी ड्रेंचिंग करें। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल जड़ के पास डालने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कि जड़ के पास डालने का क्या मतलब है। बेसिकली ये जो हमारा गन्ना है उसमें जो एक क्लोरेंटानिलीप्रोल है, इसका जो सर्कुलेशन है वो रूट कैप पौधे की जड़ों के माध्यम से चढ़कर पौधे में नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेट होता है। यदि हम पौधे पे ऊपर डालते हैं तो वो ऊपर की पत्तियां कुछ समय बाद नई पत्तियां निकल आती है, तो वो जाइलम के माध्यम से नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो वहां पर वो जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है उसमें जाइलम के माध्यम से जब ऊपर की तरफ आता है तो वहां पर आने के बाद वो नीचे नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम जड़ों के पास धार बना के डालते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं ताकि वो नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेट होकर वहां तक आ जाए और फिर पूरे पौधे में लंबे समय तक। क्लोरेंटानिलीप्रोल इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसकी जो अवधि है वो गन्ने के केस में हम 3 महीने तक इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि हम थर्ड ब्रूड, जैसे ही थर्ड ब्रूड आने का समय है, इससे पूर्व ही हम उसका इस्तेमाल उसमें करें। आप मई के लास्ट में, जून के प्रथम सप्ताह में करेंगे तो सर्वोत्तम परिणाम हमें इसके मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने की बुआई थोड़ा लेट की जाती है। सरसों काटने के बाद भी हम करेंगे या गेहूं काटने के बाद भी हम करेंगे, तो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में हम करते हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हमारे पौधे के सुरक्षित होंगे और यही सबसे क्रिटिकल समय है थर्ड और फोर्थ ब्रूड को प्रमोट होने के लिए, जिससे हमारे पौधे में ज्यादा इस प्रकार की संभावनाएं वहां पर नजर आती है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि सिंचाई करने का समय, मिट्टी चढ़ाने का समय जी अलग अलग होता है, क्या इसमें जो दवा छिड़कते हैं इसका भी कोई समय? बिल्कुल, इसका भी समय है। यदि हम अपने खेतों में प्रारंभिक अवस्था है, उन प्रारंभिक अवस्था में इस टॉप बोरर की भी जो ब्रूड है, जो प्रारंभिक ब्रूड है, उनको हम साधारण या हल्की दवाइयों में मौत स्टेज पे, मतलब तितली की अवस्था में रोकने का प्रयास बार बार करते रहे। जब तक पौधे में पोरियां नहीं बनी है
तब तक कोई भी कीट लगा हो, हमारी गन्ना फसल में उसका उतना प्रकोप, उतना नुकसान, उतनी हानि नहीं हो सकती कि हमारी फसल में ज्यादा हानि वो कर पाए। लेकिन यदि हमारे गन्ने में पोरियां बननी प्रारंभ हो गई है और उसके बाद उसमें कोई भी कीट हमारा प्रकोप करता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब पोरियां बननी प्रारंभ हो गई और उसकी गोब यदि ऊपर से खराब होती है तो निश्चित तौर पर वो गन्ना वृद्धि नहीं करता है। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मई या जून में ही, हम मई के लास्ट में या जून के प्रथम में ही इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर और ज्यादा अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से कोई भी दवा का हम प्रयोग करते हैं या कोई भी कृषि क्रियाएं करते हैं, तो ये तो कीट की दृष्टि से हो गया। जो हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं, ये किसान क्या सावधानी रखें जिससे उस दवा का प्रभाव फसलों पे ही हो, कहीं उनके ऊपर दुष्प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सावधानी बड़ा अच्छा आपने सुझाव दिया है कि सावधानी किसान भाई क्या रखें। हमेशा प्रयास करें, जब भी आप मिक्सचर बनाएं ग्लव्स पहन के बनाएं, प्लास्टिक के ग्लव्स आप रखें। और हमेशा जब भी खेतों में स्प्रे करें, प्रयास करें आपका जो स्प्रे करने वाला नोजिल हो उसकी रोड थोड़ी लंबी हो आपके, ताकि बॉडी पर वो ना पड़े। और हमेशा मास्क लगाकर ही इस्तेमाल आप दवाइयों का इस्तेमाल खेतों में करें, क्योंकि इस समय जब आगे बरसात का समय आएगा, ह्यूमिडिटी खेत में बढ़ जाएगी, तो कुछ दवाइयों का असर यदि आपके श्वसन तंत्र के माध्यम से जाता है तो निश्चित तौर पर आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर एक तरीके से एक कवर आता है, जो हम वो पहन के करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सुरक्षित रहेंगे। मिनिमम से मिनिमम मास्क अवश्य लगाएं, ग्लव्स अवश्य पहने और पूरे वस्त्र, पूरे कपड़े अवश्य पहने, ताकि आपकी फुल बाजू की शर्ट हो और पूरा जो आप पैंट या पाजामा जो पहनते हैं वो पूर्ण नीचे तक का हो, ताकि वहां पर आपके डायरेक्ट संपर्क में, आपकी बॉडी के डायरेक्ट संपर्क में कोई भी कीटनाशक ना आ पाए उसके लिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आज आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, चाहे गन्ने की आर्थिक स्थिति के बारे में हो या हमारे किसान भाइयों के विकास की बात हो, और उसके साथ साथ गन्ने की फसल में इस समय क्या कुछ कर सकते हैं उस पर भी सावधानी पूर्वक कार्य करने की आपने सलाह दी है। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, आप कार्यक्रम में आए और निश्चित तौर पे जो आपने जानकारी दी है उससे किसान भाई फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद, नमस्कार। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, जिसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। और कुसुम को दीजिए इजाजत, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे शिवनंदन लाल। सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।